हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हो मेरा चैनल फिल्मी गौरव। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का मूवी रिव्यू। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए रेड 2 का मूवी रिव्यू। रेड 2 रिलीज हुई थी 1 मई को। मैंने देखी है मूवी 18 मई को। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी का जो बजट है वो है 48 करोड़ के अप्रोक्स। लेकिन मूवी ने 18 दिन में अराउंड 192 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है अक्रॉस द ग्लोब, जो कि काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा कमाई कर रही है। और अजय देवगन ने इस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी दे दी है। फर्स्ट तो छावा है और छावा का मूवी रिव्यू में ला चुका हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो जरूर से देखिएगा। और साथ ही बता दूं कि मैंने एक ही दिन दो मूवी बैक टू बैक देखी है, रेड 2 एंड मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। तो द फाइनल रेकनिंग का भी जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो वो भी आप जरूर से देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अब आते हैं मूवी के डायरेक्टर के ऊपर। तो मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार गुप्ता ने और मूवी को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने। और मूवी में हमें एक बार फिर से अजय देवगन, अमेय पटनायक जो इनकम टैक्स कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके रोल में दिख रहे हैं। और इस बार हीरोइन जो है इलियाना डिक्रूज नहीं है, वानी कपूर आ गई है, उन्हीं की जगह सेम कैरेक्टर प्ले कर रही है अमेय पटनायक की वाइफ का। और अब की बार भी हमें सौरभ शुक्ला तो दिख रहे हैं सेम कैरेक्टर में, यानी ताऊ जी के कैरेक्टर में। फर्स्ट में तो वही थे मेन एंटागोनिस्ट। उनको मैं विलन तो नहीं बोल सकता, बट जो मेन एंटागोनिस्ट थे मूवी में वो वही थे। और इस बार भी वो है, लेकिन इस बार वो मेन एंटागोनिस्ट नहीं है, क्योंकि इस बार हमें देखने को मिल रहा है एक नया कैरेक्टर और नया चेहरा। वैसे चेहरा तो पुराना ही है, बट इस तरीके के रोल में वो नया ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रितेश देशमुख की। उनका जो कैरेक्टर है वो है दादा भाई का, जो कि एक पॉलिटिशियन है, सेंटर गवर्नमेंट में मंत्रालय संभालते हैं। काफी पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है। तो वो कैरेक्टर रितेश देशमुख ने प्ले किया है इस मूवी में। और इसी के साथ में हमें कुछ और एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रजत कपूर जो है वो अजय देवगन के बॉस यानी कि चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के रोल में दिख रहे हैं। इसी के साथ हमें अमित सियाल एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं लल्लन सुधीर के रोल में। ये रेड 1 में भी थे और अब रेड 2 में भी आ गए हैं। और फिर साथ में है सुप्रिया पाठक, जो कि रितेश देशमुख यानी कि दादा भाई के माँ के रोल में है। और इसी के साथ हमें यशपाल शर्मा भी देखने को मिल रहे हैं। और यशपाल शर्मा को काफी टाइम के बाद मैं बड़े स्क्रीन पर देख रहा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। इसी के साथ गोविंद नामदेव भी है मूवी में। और वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है राजा साहब का। कोई राजस्थान में कोई छोटा रजवाड़ा दिखाया गया है जिसके वो राजा है। और मूवी का जो टाइमलाइन है वो है 1989 का। जो फर्स्ट पार्ट आई थी यानी रेड 1 वो 2018 में आई थी और उसमें 1982 की स्टोरी दिखाई गई थी। और अब ये आई है 2025 में, फर्स्ट पार्ट के ऑलमोस्ट 7 इयर्स बाद। और इसमें फर्स्ट स्टोरी से 7 इयर्स बाद ही स्टोरी चालू होती है, यानी 1989 में। अब आते हैं मूवी की सिनॉप्सिस पे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राजस्थान में अमेय पटनायक राजा साहब यानी कि गोविंद नामदेव के यहाँ रेड करने के लिए गए हैं। लेकिन वो जो है बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता है रिश्वत मांगने के लिए। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि भाई अमेय पटनायक ईमानदार आदमी है, वो तो किसी की दिए हुए जूते तक नहीं पहनता। तो रिश्वत मांगेगा क्या, आप ही बताओ कमेंट करके। बट ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगा है और उसका ट्रांसफर हो गया है भोज सिटी में। और भोज सिटी में हमें देखने को मिलता है नया कैरेक्टर दादा भाई, जो रितेश देशमुख प्ले कर रहे हैं। और वो अपनी माँ की पूजा करते हैं, जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं मंदिर में, वो हर रोज अपनी माँ की पूजा करते हैं मंदिर में। देखने में तो वो कैरेक्टर काफी स्ट्रांग है, लेकिन काफी शरीफ भी लगता है। लेकिन क्या वो शरीफ है, वो तो आपको मूवी देख के समझेगा। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये मूवी जो है वो काफी थ्रिलर और सस्पेंस डाल के रखा हुआ अपने अंदर। ये जो फर्स्ट पार्ट थी उसमें अलग टाइप का
थ्रिल था, अलग टाइप का सस्पेंस था, और इसमें काफी अलग है। चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वैसा ही कुछ दिखाएंगे, बट नहीं, वैसा कुछ नहीं दिखाया है एग्जैक्टली। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये चीज। और आप भी जाइएगा तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड विद दिस मूवी, यही मैं बोल सकता हूँ। तो अब वापस आते हैं मूवी की सिनॉप्सिस पे। तो अमेय पटनायक जो है वो अपना रिसर्च करता है, अपनी खबरी वगैरह को दोहराता है, खुद भी दौड़ता है, और कैसे कैसे करके कुछ सबूत ले आता है दादा भाई के खिलाफ। वो दादा भाई जिसे पब्लिक भगवान मानती है, भोज भोज की पब्लिक, वो दादा भाई जो सेंटर में मंत्री है, वो दादा भाई जिसका अभी तक एकदम क्लीन इमेज दिखाया गया है। तो जब ऐसा हुआ तो ये परमिशन ले आता है रेड करने का। और रेड एक जगह नहीं, 30 जगह दादा भाई के अलग अलग जो हाँ भी पार्टी ऑफिसेस थे, घर थे, उसके बाद में ट्रस्ट वगैरह जो चला रहे थे, कुछ एक एक आध वो संस्था वगैरह वो चला रहे अपनी माँ के नाम पे, तो वो सब जगह, और इवन कुछ फार्म लैंड्स वगैरह है वहां पे भी, कुछ गांव वगैरह में भी रेड पड़ती है। लेकिन होता क्या है, ठन ठन गोपाल, सही सुन रहे हो आप, अमेय पटनायक ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलता उनको। बैंड बज जाती है, इज्जत उतर जाती है, और सस्पेंड हो जाते हैं वो अलग। बस इतना ही मूवी में है। क्या लगता है आपको, इतना ही है ना, कि आगे भी कुछ होगा, या फिर नेक्स्ट पार्ट में रेड 3 में इसका कंटिन्यूएशन रहेगा? क्या लगता है आपको? चलो बता ही देता हूँ। इतना तो सिर्फ इंटरवल में ही है। इंटरवल के आगे तो बहुत कुछ है, बहुत उठापटक है मूवी के अंदर में। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इतना उठापटक है। क्या क्या जो सिचुएशंस दिखाए गए हैं, जो हमें बता ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे मतलब कांड और सिचुएशन दिखाए गए मूवी के अंदर में। और जो बोलते थे कि कहीं गांठ लग गई तो धीरे धीरे धागे को खोल के गांठ को निकाला जाता है, कुछ उसी तरह के काम अमेय पटनायक भी कर रहा है। एक एक धागे को निकाल के वो गांठ खोलने की कोशिश कर रहा है, एक एक धागे को अलग कर रहा है वो। ये जो फेस ऑफ है रितेश देशमुख वर्सेस अजय देवगन, काफी अच्छा लगा मुझे तो। खासकर रितेश देशमुख इन नेगेटिव रोल, हमने एक विलन भी देखा था, और उसमें जो वो कर चुके हैं एज ए विलन, तो क्या ही कहने, मतलब मजा आ गया था। कुछ वैसा ही आपको यहाँ भी दिखेगा, देखने में मजा आ जाएगा आप लोग को। लेकिन सेकंड पार्ट जो है, यानी कि इंटोल के बाद का जो पार्ट है, वहां पे काफी सारे ट्विस्ट है। लल्लन सुधीर जो कि करप्ट इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो अमेय पटनायक की जगह भोज सिटी का इनकम टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर बन जाता है। और जब वो करप्ट है, वो तो हाथ मिला लेता है रितेश देशमुख के कैरेक्टर के साथ में। तो अमेय पटनायक को कर दिया जाता है सस्पेंड। तो एक सस्पेंडेड ऑफिसर क्या कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा, कैसे वो अपने दिमाग के घोड़े दोहराता है। और ट्रेलर में एक डायलॉग था कि मैंने चक्रव्यूह रचा है। तो वो चक्रव्यूह कैसे रचता है, ये सब समझने के लिए देखना ही पड़ेगा आपको मूवी, तभी आपको समझ में आएगा। तो मूवी जो है बड़ी ध्यान से देखने लायक है। एक एक सीन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हर चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि फालतू में दिया गया है। तो वो एक, जिसको बोलते हैं बहुत दिमागदार मूवी है। मजा आ जाएगा इस तरह की मूवीज देख के। तो मूवी की सिनेप्सिस तो आप समझ गए होंगे कि ये है अमेय पटनायक वर्सेस दादा भाई। तो क्या होगा, कैसे होगा, इनकी जो महाभारत चल रही है उसमें कौन विजयी होगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि दादा भाई का तो इमेज इतना क्लीन दिखा है, पब्लिक उसको भगवान की तरीके पूछती है। तो कहीं अब की बार अमेय पटनायक गलत तो नहीं है। और ये सब के लिए आपको मूवी देख के ही समझ में आएगा। और बाकी मूवी में लल्लन सुधीर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या वो अमेय पटनायक का जीना हराम कर देंगे, या फिर वो उनका अपना कुछ अलग चक्कर है। और ताऊ जी यानी कि सौरभ शुक्ला क्यों है मूवी में, वो भी क्लाइमेक्स में ही रिवील होता है कि वो क्यों है मूवी में। अगर वो नहीं होते तो शायद से कुछ भला हो जाता अमेय पटनायक का। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, बट आप बताइएगा वैसा होगा कि नहीं होगा। वैसे मैं सस्पेंस रिवील नहीं कर रहा हूँ मूवी का, ना ही कुछ स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर्स है मूवी के, जो हमने ट्रेलर में भी देख ही लिए है, तो उनके बारे में बता रहा हूँ। और सुप्रिया पाठक ने भी काफी अच्छा काम किया है। तो इम्पोर्टेंट रोल है, भले स्क्रीन प्रेजेंस कम है, बट रोल इम्पोर्टेंट है, तो वो मैटर करता है।
अब आते हैं मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो पहला नेगेटिव पॉइंट्स, म्यूजिक सॉन्ग्स मुझे तो एक भी अच्छे नहीं लगे। मजा नहीं आया गानों में। उसके जगह गाने रखते ही नहीं, क्योंकि वैसे मूवी देख के कहीं फील नहीं हुआ कि गानों की जरूरत है। लेकिन डाल दिए गए हैं कुछ गाने तो ठीक है, झेलना पड़ गया, क्योंकि थिएटर है, थिएटर में तो आप स्किप कर नहीं सकते हो गानों को। गानों के अलावा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगा वो है तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडिस, हनी सिंह को क्यों रखा गया है। मतलब भले वो गाने में आ रहे हैं, बट रखा क्यों क्यों गया है, क्योंकि ना तो गाने अच्छे हैं और ना गानों की जरूरत थी। और इनफैक्ट हनी सिंह एंड जैकलीन का जो गाना है वो तो एंड में आता है मूवी के। वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में वानी कपूर की एक्टिंग, वर्स्ट एक्टिंग एवर। कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे चेहरे पे। अरे मैडम, आपको एक्टिंग करने के लिए हायर किया गया है, पुतला बन के खड़े रहने के लिए नहीं, या पुतला बन के एक्सप्रेशन देने के लिए नहीं। तो कुछ तो एक्सप्रेशन दो यार। इतने करोड़ों रुपए की फिल्म बन रही है और आप एक्सप्रेशन से नहीं ला रहे हो। मूवी के एंड में कुछ इंपॉर्टेंस दिखा दिया गया है इनके कैरेक्टर का, वरना आप मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि वानी कपूर है मूवी के अंदर। तो क्या इंपॉर्टेंस था क्या नहीं था वो तो आप मूवी देख के समझ जाओगे। बाकी इनको अपनी एक्टिंग स्किल पे तो काफी काम करना पड़ेगा, मजा नहीं आया इनकी एक्टिंग में। और इसके बाद में गोविंद नामदेव जैसे एक्टर्स वेस्ट हो गए। इतने टैलेंटेड एक्टर, बट वो वेस्ट हो गए मूवी के अंदर। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि भाई, अगर आप एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स को ले रहे हो जो कि अच्छे एक्टिंग कर सकते हैं, तो उनको फिर सही से यूज तो करो। वो स्क्रीन प्रेजेंस फील हो उनका, ऐसा रोल दो उनको, ऐसा कैरेक्टर दो उनको। जैसा इन्होंने सौरभ शुक्ला के साथ किया वैसा ही बाकियों के साथ क्यों नहीं किया, वो एक सवाल है मेरे दिमाग में, बट उसका जवाब तो मुझे मिलेगा नहीं। इसी के साथ में एक्टिंग में, मतलब अजय देवगन की बात करूं तो हार्डली हमें ऐसा कभी किसी मूवी में लगेगा जब ऐसा बोलूं मैं कि मतलब अजय देवगन की एक्टिंग में वो धार नहीं दिखी। वो एक लेजीनेस या एक टायर्डनेस फील हुआ मुझे अजय देवगन की एक्टिंग में। या उन्होंने शायद से जो एंटागोनिस्ट है यानी कि रितेश देशमुख, मतलब उनका इमेज एक कॉमिक एक्टर का या कॉमिक हीरो का बना हुआ है, तो शायद उतना सीरियसली लिया नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और इसके वजह से उनकी एक्टिंग जो है थोड़ी हल्की लगी मुझे। जितना अच्छा काम वो करते हैं, दृश्यम सीरीज हमने देखी है, सीरीज बोल रहा हूँ मतलब दृश्यम मूवी सीरीज की बात कर रहा हूँ, तानाजी देखी है, सिंघम देखी है, और भी कई लाजवाब मूवीज देखी है जिसमें उन्होंने शानदार एक्टिंग की। तो उस हिसाब से इसमें वो वाली बात नहीं लगी जो अजय देवगन की होनी चाहिए थी। और साथ ही कुछ डिटेलिंग में गलतियां है, लाइक एलएचबी कोचेस दिखा दिए रेलवे स्टेशन पे। भाई एलएचबी कोचेस 1980s में नहीं आए थे इंडिया में, लेट 1990s में या अर्ली 2000s में आए थे। कम से कम होमवर्क तो कर लिया करो डायरेक्टर साहब, क्या करते हो। नहीं तो हमसे ही पूछ लेते। हम लोग ट्रेन ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रेन जर्नीज पे कई ब्लॉग्स बनाए हुए। मेरा दूसरा चैनल है सीरीवल थ्रू माई लेंस, उसके थ्रू तो उसका भी लिंक और मेरे कुछ ट्रेन जर्नीज के वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो जरूर से उन वीडियोस को देखिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही एक और नेगेटिव पॉइंट, जो मूवी की स्टार्ट में हमें अजय देवगन की बेटी दिखाई गई है, मूवी आधी खत्म हुई तब तक तो बेटी दिखती है, या इंटरवल के बाद में बेटी का कोई सीन ही नहीं है। मतलब भाई, अगर आप कैरेक्टर्स दिखा रहे हो तो कम से कम कैरेक्टर्स को अच्छे से एक समाप्त तो करो। जो चीज मुझे कमी दिखी, और ये कमी डायरेक्शन में है, डायरेक्टर में है। अब आते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स में। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट, रितेश देशमुख, वंडरफुल एक्टिंग, मजा आ गया। मतलब जिसको बोलते हैं ना भाई, इस बंदे को नॉमिनेट किया जा सकता है अवार्ड्स के लिए, उस लेवल की एक्टिंग की है उन्होंने। और उन्होंने प्रूव किया है कि यार 20-22 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में है और अभी तक एक्टिव है, उनको काम मिल रहा है क्योंकि उनमें टैलेंट है, उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है और वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं अगर उनको अच्छे रोल्स दिए जाएंगे तो प्लीज बॉलीवुड वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे एक्टर्स को वेस्ट मत करो प्लीज, सही से यूज करो। ये एक वर्सेटाइल एक्टर बन सकता है तो बनाओ यार, क्यों कॉमेडी में उसको फंसा के रखा है। ऐसा नहीं कि रितेश देशमुख की कॉमेडी मुझे पसंद नहीं है या उनको कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, वो अच्छा करते हैं।
पर जब कोई एक्टर वर्सेटाइल बन सकता है तो उसको वर्सेटाइल बनाओ, वरना हम जानते हैं गोविंदा के साथ क्या हुआ, और हम ये भी जानते हैं कि अक्षय कुमार के साथ क्या हो गया है। मतलब वो एक कॉमेडी वाला जो इमेज है उससे बाहर निकलने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज दो मौका अच्छे एक्टर्स को। सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरी यही गुजारिश है, और क्या ही बोलूं। अब अगले पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि मूवी की जो पेस है, पहले 15 मिनट तो स्लो थी, लेकिन एक बार जो इसने पिकअप पकड़ी है ना, उसके बाद वो आखिर तक वो पिकअप तो रखी है मूवी ने, मतलब स्लो नहीं हुई है, बोर नहीं किया है, वो खिंचा हुआ टाइप का फील नहीं आता है। जबकि मूवी काफी लंबी थी, आई थिंक 2.25 घंटे से 2.5 घंटे के अप्रोक्स की मूवी थी ये, बट स्टिल जो ऐसा लगता था कि शायद 2.5 घंटे की ही होगी, आप मान लो, और वो खिंचा हुआ नहीं लगता। मतलब जैसे कुछ सीन है कि यार जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहे हैं या जबरदस्ती बोर कर रहे हैं पब्लिक को, वैसा कहीं भी फील नहीं आया मूवी में। काफी अच्छे से समअप किया गया चीजों को, ये है। हालांकि कुछ एक्टर्स के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए, बट ओवरऑल अच्छा काम है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, अमित सियाल, बाबा रे बाबा, जो एंट्री होते ही जो एक्टिंग का नमूना पेश किया है, लिटरली मैं उनसे ऐसी एक्टिंग की एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं मुझे। दिल जीत लिया सर, हेड्स ऑफ। हेड पहना नहीं है वरना हेड्स ऑफ करता, बट एक सैल्यूट आपके लिए, बहुत शानदार एक्टिंग किया आपने। साथ ही सौरभ शुक्ला तो मतलब क्लासिक एक्टर है, क्लासिक एक्टर। मैं उनको शायद अर्ली 90s से देख रहा हूँ, और जितना उनको देख रहा हूँ उतना ही उनके एक्टिंग स्किल समझ रहा हूँ। मतलब इम्प्रूव होते ही जा रहे हैं, जो भी काम करते थोड़ा और इम्प्रूवमेंट ले आता है अगले प्रोजेक्ट में। वंडरफुल। ऐसे एक्टर्स को सिर्फ कॉमेडी के लिए बॉलीवुड वाले यूज कर रहे थे, अब देखो उनको वर्सेटाइल एक्टर है वो भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मूवी की जो स्टोरी लाइन या जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट तो मतलब पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आएगा, रेड करेगा, जाएगा, बट जो जिस तरीके से हैंडल किया गया है रेड 2 को, इस स्टोरी लाइन को, और जिस तरीके से स्क्रिप्ट है, तो उसके हिसाब से मैं अगर कंपेयर करूं तो रेड 1 मुझे थोड़ी स्लो और कम इंट्रिग्यूइंग लगी, रेड 2 ज्यादा अच्छी लगी, ज्यादा इंट्रिग्यूइंग है, तो मजा आ गया है। और जो पेस है वो तो इसकी ज्यादा फास्ट है ही। ओवरऑल रेड 1 को पीछे छोड़ दिया इसने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मजा आ गया। और इसका जो क्लाइमेक्स है ना, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है। हालांकि एग्जैक्ट जो एंडिंग सीन है वो थोड़ा बहुत मुझे गंगा जल के सीन से, जो गंगा जल का एंडिंग है उससे थोड़ा मिलता जुलता लगा, बट उसके अलावा जिस तरीके से चीजें दिखाई गई, जिस तरीके से अमय पटनायक एंड टीम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लल्लन और रितेश देशमुख ने काम किया है, मतलब उनका जो कैरेक्टर है, यानी कि दादा भाई ने जो जो हरकतें की है या जो काम किया है, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वंडरफुल, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ गई है, जिसको बोलते हैं ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप उम्मीद ही नहीं करोगे, वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी इस मूवी में, कुछ वैसा ही है। तो ओवरऑल जो कुछ कमियां थी मूवी की जो मैंने आपको गिनाई, उनको छोड़ दूं तभी भी मूवी काफी अच्छी बनी है। जी हाँ, छोटे मोटे चीजों को तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी। मैं फैमिली के साथ गया था मूवी देखने के लिए। मेरे फादर और मदर, जिनकी एज 62-63 के ऊपर है, फादर की एज तो ऑलमोस्ट 70 हो गई है, तो वो लोग मूवीज प्रिफर ही नहीं करते देखने जाना। लेकिन जब ये मूवी देख के निकले तो मेरे फादर ने कहा, मदर ने कहा कि काफी मजा आया ये मूवी देख के, बहुत सालों के बाद में ऐसी मूवी आई है जो थिएटर में देख के अच्छा लगा हो। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये मूवी काफी अच्छी है, और इस मूवी के लिए, ऐसी मूवीज के लिए माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए, और लोगों को जाके ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। मैं यही बोलूंगा। और जो लोग ये बोलते थे अच्छी मूवीज बनती नहीं है, अरे मूवीज तो अच्छी बनती है, बट क्या हम जाके अच्छी मूवीज देखते हैं, ये भी तो एक चीज है। तो अच्छी मूवीज देखनी भी पड़ती है। अगर बन जाएगी और कोई देखेगा नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि मूवी अच्छी है कि नहीं है? देखेंगे तो ही पता चलेगा, राइट? तो मूवी काफी अच्छी है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब आता हूँ मैं रेटिंग पे।
तो मैं मूवी को दूंगा 8.5 स्टार आउट ऑफ 10। और मैं बता दूं कि मैंने जो 1.5 स्टार काटे हैं उसके लिए मैंने नेगेटिव पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। तो लाइक सॉन्ग, म्यूजिक, यूजिंग आइटम सॉन्ग जिसका जरूरत ही नहीं है वैसे गाने डाल देना, और कुछ एक्टर्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाना, तो ये चीजें है जिसके लिए मैंने 1.5 पॉइंट कट किए हैं। बट थिएटर में देख के मुझे पर्सनल लेवल पे मजा आ गया मूवी देख के, तो आपको भी आएगा डेफिनेटली। और जाने से पहले, वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, थर्ड संडे को भी थिएटर था पूरा हाउसफुल। मेरे ख्याल से 90 से 95% पब्लिक की अटेंडेंस थी थर्ड संडे को भी इस मूवी के, विच मैटर्स। इससे समझ में आ रहा है कि मूवी क्यों 200 करोड़ के ऊपर जा रही है, वो भी तब जब इसका बजट 50 करोड़ के नीचे है। अच्छी बात है, अच्छी मूवीज को बिजनेस करना ही चाहिए। एक और बात, जिसका मूवी रिव्यू से तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ना ही मूवी से कनेक्शन है डायरेक्टली, लेकिन थिएटर से कनेक्शन है और हमारे देश से कनेक्शन है, वो मैं बताना चाहूंगा। कि आज जब मैं थिएटर में गया और जब जनगण मन बजा और हम लोग नेशनल एंथम के लिए जब खड़े हुए और जब जनगण मन बजा, तो साथ में तो गाते ही है, हर बार गाया है, लेकिन अब की बार एक अलग फील आई। मेरे लिटरली जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में जो चीजें हुई है हमारे देश में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगाम अटैक हुआ, और जिस तरीके से हमारे जो फौजी भाई है, मतलब जितने भी डिफेंस सर्विसेज है, कुछ के तो मैं नाम ले सकता हूँ, देख आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी है, इस बीएसएफ है, इसके अलावा भी कई फोर्सेस है जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो उन सभी को मैं एक थैंक यू हाथ जोड़ के, कि आप लोगों ने हमारी सुरक्षा की है अभी तक और आगे भी करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। और आप लोगों ने जो कुर्बानियां दी है और जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, उन्हें हम नहीं भूले हैं। और जब भी नेशनल एंथम हम सुनेंगे तो वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज मैंने 2 मूवी देखी और दोनों बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने नेशनल एंथम सुना। जो हमारे देश के शहीद है उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जो जवान है, आर्मी, डिफेंस, सबको सैल्यूट करता हूँ। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, फिल्में देखते रहिए, मूवी रिव्यूज भी देखते रहिए। और मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, जय हिंद, जय हिंद की सेना। सी यू सून।